इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद साफ हो गया कि ईडब्ल्यूएस अब एक कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस की बुनियाद पर भी बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की क्या पूरे देश की एक विडंबना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आने के बाद एक तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच में अभी भी यह है कि आप इसको कहते तो हैं ओवर एंड अबाउ, लेकिन जब हम रिक्रूटमेंट में देखते हैं तो ओवर एंड अबाउ कुछ नहीं होता, बल्कि आपका 100% अगर रिजर्वेशन है वो 10% भी उसी 100% में से कटेगा। आप इसको कहते जरूर हैं ओवर एंड अबाउ कि जी 50% रिजर्वेशन है, 10% है लेकिन 110% में से, लेकिन प्रैक्टिकली अगर 750 पोस्टें रेफर की गई हैं किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को इम्तिहान के लिए, उसके अगेंस्ट 750 लोग ही लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि 750 के अगेंस्ट 800 लगे। तो इसका मतलब यह होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी एक तरीके से जो रिजर्वेशन का 100% कोटा है उस कोटे में से ही निकलता है, यानी 50% रिजर्वेशन है और उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अलग परेशानी जो है वो बच्चों को लाहक हो गई है। वो परेशानी ये कि जो क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए बनाया गया है, जमीन पर जब आप देखते हैं तो वो क्राइटेरिया ऐसा अटपटा है जिस अटपटे क्राइटेरिया के चलते बहुत सारे लोग जो इनएलिजिबल हैं वो ईडब्ल्यूएस के बेनिफिट लेकर सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो एलिजिबल हैं लेकिन वो उनका ईडब्ल्यूएस इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है वो उस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं। उसकी वजह से उनके बच्चे और वो परिवार ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाते हैं। अब क्या मिसाल है इसमें? बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर क्राइटेरिया क्या है ईडब्ल्यूएस का? पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि अगर आप एससी नहीं है, एसटी नहीं है और उसके अलावा आप ओबीसी भी नहीं है, क्योंकि इसमें पहले टर्म थी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, अब वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो चुका है। तो आप ना एससी हैं, ना एसटी हैं, ना आप ओबीसी हैं। अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो आप क्राइटेरिया के मुताबिक अगर ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हैं तो ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा। यानी आप पहले इसमें आप किसी भी स्कीम से कवर्ड नहीं होने चाहिए। नंबर 2, घर की सालाना इनकम यानी आपके साल की जो सारी इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास कोई एसेट, जो इसमें इन्होंने क्लॉज 8 में एसेट्स के बारे में कहा भी है, उसमें से कोई भी एसेट आपके पास नहीं होना चाहिए, और इस तब जाकर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब यह तो एक मामला आ गया। अब सबसे गंभीर मामला, पहली बात तो इस पर बहुत बड़ी दिक्कत है। एक बच्चा पिछले दिनों मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि जनाब ना मैं पहाड़ी बोल सकता हूं, ना मुझे पहाड़ी बोलनी आती है, मुझे इन्होंने पीएसपी दिया है। पीएसपी कैटेगरी जो है वो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी परसेंटेज पहले आप जानती हैं तो हल्क 4% था पीएसपी का रिजर्वेशन। अब वो बच्चा कहता है कि जनाब मैंने जाकर कहा कि जनाब मुझे पीएसपी नहीं चाहिए, आप मुझे ईडब्ल्यूएस दे दो क्योंकि मैं क्राइटेरिया में फॉल करता हूं और मेरा ईडब्ल्यूएस बनता है, आप मेरा ईडब्ल्यूएस बनाइए। लेकिन तहसीलदार अपनी जगह बिल्कुल सही, उसने कहा कानून तो यह कहता है कि आप अगर किसी स्कीम में रिजर्वेशन की किसी स्कीम में नहीं आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस देंगे, लेकिन आप तो पीएसपी में आते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस कैसे दे दें, यह उन्होंने कहा। और इस बुनियाद पर उस बच्चे का केस जो है, रजौरी पुंछ का वो बच्चा, उसका केस रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो बच्चा ये कहता है कि जनाब मुझे पीएसपी तो इन लोगों ने दिया है मगर मुझे उस पीएसपी का कोई फायदा नहीं, मेरे घर में कोई मुलाजिम नहीं, मेरे दूर आस पड़ोस में कोई मुलाजिम नहीं, तो अब मैं क्या करूं? ये एक परेशानी है। उसके बाद आपका दूसरा क्राइटेरिया, सरकार ने कहा कि कोई भी अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस में का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे साबित करना होगा कि उसके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। उसके बाद आगे यह कहा गया कि कोई भी वो परिवार जिसके पास इनमें से कोई भी चीज होगी उसे ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल जमीन है, यानी खेतीबाड़ी करने के लिए अगर आपके पास 40 कनाल से ज्यादा जमीन है
तो आप इनएलिजिबल हैं। आपका 40 कनाल से कम है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास जमीन 40 कनाल से कम है, लेकिन आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, तो भी आप इनएलिजिबल। अब 1000 स्क्वायर फीट का मतलब क्या? इसीलिए बहुत सारे लोग अभी मुझसे सवाल ही पूछ रहे थे और मैंने तहसीलदार साहब से भी ये सवाल पूछा कि 1000 स्क्वायर फीट का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा जी घर को मापना पड़ता है। अगर आपका डबल स्टोरी मकान है, ट्रिपल स्टोरी मकान है, तो वो पूरा मकान मापा जाएगा। अगर डबल स्टोरी मकान 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा निकल आता है तो भी आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तीसरा कहा गया रेजिडेंशियल प्लॉट शहर में 3.5 मरले से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर 3.5 मरले से ज्यादा वाले प्लॉट पर है तो आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। यानी कोई भी इसमें से एक भी चीज अगर आपकी नहीं है तो आप वंचित रह जाएंगे। उसके बाद गांव में 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं, यानी 7 मरले से ज्यादा वाले प्लॉट में अगर आपका घर है गांव में तो आपको भी ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। अब क्या दिक्कतें हैं वो आप सुन लीजिए। प्रैक्टिकल दिक्कतें लोगों को क्या आ रही हैं। इसमें यह भी कहा गया कि इनकम क्या है। मतलब आप कोई पूछेगा भाई इनकम कैसे मैं साबित करूं? जितने भी आपके सोर्सेज हैं, यानी आपके घर में कोई तनख्वाह ले रहा है, आप फसल उगाते हैं उसको मार्केट में बेचते हैं, आप कोई कारोबार करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी कोई कमाई होती है, अगर सालाना वो कमाई आपकी 8 लाख से ज्यादा है तो आपका ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। अब प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या आ रही हैं। एक आदमी शहर में रह रहा है, उसके घर में कोई मुलाजिम नहीं है, आज के वक्त में उसके सारे बच्चे बेकार हैं, जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, वो किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, लेकिन पूर्वज उसके जो है बहुत बड़ा मकान छोड़कर गए हैं। अब वो मकान मान लीजिए 7 मरले से 5 मरले में है तो इनएलिजिबल, बाहर जी। 5 मरले में आपका मकान है, आप अमीर आदमी हैं। यानी ये अमीर का जो क्राइटेरिया है ये बड़ा अजीबोगरीब क्राइटेरिया है। यानी मेरी सालाना इनकम 8 लाख से कम, ठीक है जी, मेरे पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, एक शहर में मेरे पास मकान है वो मान लीजिए 6 मरले में है, तो 6 मरले में आपका मकान है तो आप फंस गए। और 6 मरले वाले मकान को जब आप फुट्टा लगाते हैं पटवारी और तहसीलदार, वो निकलता है 1500 स्क्वायर फीट, 1600 स्क्वायर फीट, तो आप इनएलिजिबल। अब आप सोचिए एक आदमी सिर्फ शहर में रह रहा है और क्योंकि वो शहर में रह रहा है और उसके पास 1500 मरले का 1500 स्क्वायर फीट का के करीब करीब जो है उसका घर है, तो वो इनएलिजिबल हो गया। उसकी गुर्बत नहीं देखी जाएगी, उसके घर में कोई मुलाजिम नहीं है वो नहीं देखा जाएगा, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो नहीं देखा जाएगा, वो आरबीए नहीं है, एससी नहीं है, एसटी नहीं है, किसी कैटेगरी में नहीं है, ये चीजें मैटर ही नहीं करेंगी। आपने घर क्यों बना लिया इतना बड़ा, ये चीजें मैटर करेंगी। एक दूसरा, अब एक गांव का आदमी है, उसके पास मान लीजिए 20 कनाल उसके पास जो है एग्रीकल्चरल जमीन है, यानी जमीन उसके पास 40 कनाल 20 कनाल मान लीजिए उसके पास जमीन है, लेकिन उसका घर जो है 5 मरले में है, 7 में भी नहीं, लेकिन 5 मरले में डबल स्टोरी है। अब जब 5 मरले में डबल स्टोरी, आपने फुट्टा लगा दिया, आपने कहा 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा हो गया, तो ये क्या गांव का ये जो 1000 स्क्वायर फीट आपने रेजिडेंशियल फ्लैट की बात की है, ये हाउस तो नहीं है, फ्लैट है। तो जब ये फ्लैट है तो ये तो शहरों में कानून लागू होना चाहिए, तो आप गांव में इस कानून को क्यों लागू कर रहे हैं? फ्लैट एक अलग चीज है, हाउस एक अलग चीज है और होम एक अलग चीज है। ये 3 अलग अलग डेफिनेशन है। हम बचपन में जब छोटे थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था, होम घर को कहते हैं, आपका अपना घर, हाउस मकान किसी का भी मकान हो सकता है, यानी आप किराए पर कहीं रहते हैं तो वो भी मकान है, उसे होम नहीं कहेंगे आप। और इसी तरीके से फ्लैट का मतलब अभी तक ये जो हमारी समझ में आया है वो यही है कि भाई आपका फ्लैट कहां पर है, तो यानी आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर कोई ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो एक छत वाली है और उस एक छत वाली बिल्डिंग के अंदर आप रहते हैं, तो फ्लैट का ये लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ये फ्लैट वाला जो रेजिडेंशियल फ्लैट वाला मामला ये अब गांव में भी लेकर गए और कोई क्लैरिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं देता कि जनाब ये 1000 स्क्वायर फीट जो आपने फ्लैट कहा, ये 1000 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल फ्लैट क्या शहर में देखना है या ये गांव में देखना है? और अगर 1000 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल फ्लैट हमको गांव में देखना है तो क्या वो फ्लैट है? वो तो घर है। तो इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके चलते बहुत सारे गांव जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जहां पर लोगों को ईडब्ल्यूएस नहीं दिया जा रहा कि भाई आपको ईडब्ल्यूएस नहीं दे सकते क्योंकि आपके डबल स्टोरी मकान है। बाकी चाहे वो सारे पैरामीटर्स में क्वालिफाई करता है, एक पैरामीटर चूंकि उसका नहीं है तो इसलिए उसको भी आपने बाहर कर दिया। और कहीं इसमें यह नहीं लिखा है, प्रोविजो तो यह होना चाहिए था कि जनाब 4 कंडीशंस हैं,
आप मैक्सिमम 3 कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं हम आपको ईडब्ल्यूएस दे देंगे, लेकिन वो नहीं है। आपने कहा कि चारों कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है तभी जाकर आपको मिलेगा, अगर नहीं फुलफिल करते तो नहीं मिलेगा। आप किसी कैटेगरी में हैं तो नहीं मिले। और अब कैटेगरी की भी एक दिक्कत है उसमें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, लेकिन ये भी परेशानी है कि जनाब एक मान लीजिए मैं एसटी हूं, लेकिन मैं कहता हूं जी मुझे एसटी का सर्टिफिकेट बनाना नहीं, मैं इस कैटेगरी को क्लेम ही नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लेम करना चाहता हूं, वो आजादी भी नहीं है। यानी मेरे पूर्वजों ने, मेरी 7 पुश्तों में कभी कोई एसटी नहीं था। अब जैसे सैयद हैं रजौरी पुंछ के, उनकी 7 नहीं 15 नहीं 20 पुश्तों में कभी कोई एसटी नहीं था, लेकिन अब वो एसटी हो गए हैं। आप जरा सोचिए, वो अब जाकर एसटी हुए हैं, और इन सैयदों में से कोई कह दे कि जनाब हमें एसटी नहीं चाहिए, हम ईडब्ल्यूएस में, मुझे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो अब उसके लिए क्या होगा? आप कहेंगे नहीं जी अब तो आपका एसटी बनेगा, ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। मतलब जो पुश्तैनी कभी कोई एसटी नहीं रहा उसको भी आप, यानी आप अगर किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा, वो भी एक परेशानी है इसमें। तो यानी कानून में ऐसी अड़चने हैं जिसके चलते बहुत सारे एलिजिबल लोग इनएलिजिबल हो रहे हैं और बहुत सारे इनएलिजिबल लोग सरकारी मुलाजमतों में आ रहे हैं। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर सरकार अपने अध्यादेश पर ही तहसीलदारों और पटवारियों से ग्राउंड रिपोर्ट लेना शुरू कर दे कि जनाब जब आप ईडब्ल्यूएस इशू करते हैं आपने किन पैरामीटर्स पर ईडब्ल्यूएस इशू किया है, क्या डिटेल्स हैं इसकी, तो यकीन मानिए पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। हुकूमत ने अच्छा किया, होना यही चाहिए कि आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बिना पर रिजर्वेशन करें, लेकिन जब आपने इकोनॉमिक क्राइटेरिया बनाए वो क्राइटेरिया भी इस तरह का हो जिस क्राइटेरिया से जनरल कैटेगरी के बच्चों को कोई सहारा तो मिले। अब जनरल कैटेगरी वालों के पास का तो कोई सहारा, फिलहाल तो कोई सहारा नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि 750 पोस्टें पीएसआई की आने वाली हैं, तो आपकी 450 तो पहले ही बाहर हो गई, तो 300 पोस्टों के लिए जनरल कैटेगरी के बच्चों को लड़ाई लड़नी है। तो इसलिए मैंने ये जो आज इसलिए इसका बखान किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे साथ संपर्क में, और एक बच्ची ने मुझे आज कहा कि जी मेरा एक रिश्तेदार है, वो पेशे से बेसिकली एक छोटा मोटा दुकानदार है और उसकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख भी नहीं बनती क्योंकि दुकान गांव में है, लेकिन चूंकि उसका डबल स्टोरी मकान है इसलिए जनाब उसको इनएलिजिबल कर दिया। अच्छा, एक और लड़के ने फोन किया, कहा जनाब हमारे पास जमीन काफी है। मैं भी कितनी जमीन है? कहता जनाब 40 कनाल से ज्यादा होगी। तो मैंने कहा फिर? कहता जनाब उसमें सब्जी फल फ्रूट बनता था पहले, अब वो भी नहीं बनता। ठीक है, तो 40 कनाल से ज्यादा चूंकि मेरे पास जमीन, तो सरकार ने ये मान लिया कि मैं करोड़पति आदमी हूं, इसलिए मुझे भी ईडब्ल्यूएस नहीं देंगे। लेकिन एक आदमी जो शहर में रह रहा है और एक ऐसी कॉलोनी में रह रहा है जहां उसकी जमीन की कीमत, एक मरले की कीमत 15 लाख रुपया है, उसको आपने कहा गया तू ईडब्ल्यूएस है। यानी वो अगर अपनी 2 मरला भी बेच दे तो उसके पास 30 लाख रुपया आ गया, लेकिन आप उसको ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं, और 30 लाख जब आ गया उसकी साल की इनकम हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस में क्लैरिटी की जरूरत है, खासतौर पर गांव देहात को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि ये जो 100,000 स्क्वायर फीट वाला मसला है, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है फ्लैट्स तक, या आपने ये ब्लैंकेटली सारे घरों के ऊपर लगा दिया है। जैसे मैंने आपको कहा, हमने तो बचपन में पढ़ा है, वकला साहिबान ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जज साहिबान को इसकी डेफिनेशन ज्यादा पता होगी कि होम, हाउस और फ्लैट, इन तीनों में क्या फर्क है। क्या ये रिलेटिव टर्म्स है या बिल्कुल ये अलग अलग है? यानी होम अलग है, हाउस अलग है और फ्लैट अलग है। क्योंकि मैं अगर फ्लैट खरीदूं, मुझसे कोई पूछता है भाई आप कहां रहते हो, मैं फ्लैट में रहता हूं, तो उसको समझ में आ गया ये किसी हाई राइज 15 माले वाली या 20 माले वाली बिल्डिंग में रह रहा है। लेकिन जब मैंने कहा होम, तो मुझे कहा अच्छा घर कहां पे आपका, मैं बोलूंगा जनाब फलानी जगह, समझ गया कि भाई इसका अलग एक मकान है, उस मकान में ही रहता है। अच्छा, तीसरा, मुझसे कोई पूछता आजकल कहां रहते हो, अच्छा मैंने फलानी जगह घर ले लिया है, तो हाउस आ गया, यानी किराए पे रहता हूं मैं कहीं पर, मेरा मकान नहीं है, किसी और का है। तो ये जो चीजें हैं, इस पर मुझे लगता है कि गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। इस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बड़ी बेहतरीन के इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर आपने एक रास्ता जो हुकूमत ने निकाला, बहुत बेहतरीन निकाला, लेकिन इसमें पहले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लैरिटी दे रेजिडेंशियल फ्लैट को लेकर, ताकि गांव के लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि ये क्या हम पर भी लागू होगा या नहीं होगा। और फ्लैट और होम और हाउस, इसको लेकर जब आप फुट्टा लगाते हैं तो किस बिना पर लगाते हैं वो भी कम से कम पता चले। यानी आपने जब कह दिया म्युनिसिपैलिटी में 100 स्क्वायर यार्ड, तो घर को कह रहे हैं, आप फ्लैट को कह रहे हैं, या किसको कह रहे हैं, तो ये सारी क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक जिसकी जो तहसीलदारों की समझ में जो आ रहा है वो उस तरीके से अपना काम करते जा रहे हैं। जिसका बन गया किस्मत से ईडब्ल्यूएस, उसका बन गया और उसका
बेड़ा पार हो गया। और जिस बेचारे का नहीं बना वो इसी परेशानी में कि जनाब मैं तो क्वालिफाई करता हूं, मैं गरीब भी हूं, मैं एलिजिबल भी हूं, लेकिन चूंकि मैं सरकारी क्राइटेरिया में नहीं आता इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस नहीं हूं।